Hello everyone, my name is Prateek and I am subject matter expert of constitutional law at Judiciary Gold. I believe all of you must be aware of the splendid success of JG students in the MPCJ examination results which were declared day before yesterday. More than 40 students of Judiciary Gold have cleared the MPCJ final merit list and now are all set to become judicial officers. We can say that every third student who has cleared the MPCJ examination is from Judiciary Gold. And now it's time to nail the Chhattisgarh examinations. आप अवेयर होंगे कि हम लोग हमारे YouTube चैनल पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं और उसी सीरीज के अंदर आज बारी है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लगभग 50 ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के प्रीलिम्स पेपर को स्टडी करें और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चंस का पैटर्न देखें तो हमें कुछ कॉमन थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट होते हैं, जिसे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की लैंग्वेज में हम लोग ट्रेडिशनल पैटर्न कहते हैं। डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, शेड्यूल बेस्ड क्वेश्चंस, या मैं कहूं पार्ट बेस्ड क्वेश्चंस, लैंडमार्क केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं और आज की सीरीज में भी हमने पूरा प्रयास किया है कि कुछ उसी पैटर्न पे चलते हुए हम आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आए ताकि आपको एक बहुत फेयर आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग एग्जामिनेशन में फेस करने वाले हैं। प्लस इन क्वेश्चन से आपको अपनी प्रैक्टिस का, अपनी प्रिपरेशन का आइडिया भी लग जाएगा, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1. The Supreme Court of India formulated the doctrine of eclipse in option A, Bhikaji Narayan Dhakras versus State of Madhya Pradesh, option B, Basheshwar Nath versus Income Tax Commissioner, option C, State of West Bengal versus Anwar Ali Sarkar, and option D, Menaka Gandhi versus Union of India. What should be the correct answer? The correct answer to this question is option A, Bhikaji Narayan Dhakras versus State of Madhya Pradesh. डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स आर्टिकल 13 की रेल में फॉल करती है और वहां पे ये डॉक्ट्राइन के रिलेशन में हमने भीकाजी नारायण धाकरास का केस पढ़ा था। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं जैसे बशेश्वर नाथ वर्सेस सीआईटी हो गया, ये डील करता है हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर से। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का केस डील करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन से, और ऑप्शन डी मेनका गांधी भी डील करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन के एक और प्रिंसिपल से, दैट इज नॉन आर्बिट्ररीनेस, राइट? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। चलिए, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन। क्वेश्चन नंबर 2. The question says that for the purpose of creating a new state in India, an amendment to the Constitution of India must be passed by option A, two-third majority of the members of both houses of parliament present and voting, option B, a simple majority in parliament and ratification by not less than half of the states, option C, a simple majority by the parliament, and option D, none of these. What should be the correct answer to this question? Any guesses? Anyone? The correct answer is option C, a simple majority by the parliament. हमें एक नया स्टेट क्रिएट करना है, न्यू स्टेट। न्यू स्टेट क्रिएशन के बारे में प्रोविजन कहां कंटेन्ड है? आर्टिकल 4 क्लॉज 2. And what does Article 4 Clause 2 says? It says, no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of Article 368. Right? So किस तरीके का अमेंडमेंट चाहिएगा हमें एक नया स्टेट क्रिएट करने के लिए? हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिएगा, सिंपल मेजॉरिटी बाय द पार्लियामेंट. So the correct answer is option C.
Let's move to the next question in line. It says the word secular was added in the preamble of the Constitution by option A, the First Amendment Act, B, Seventh Amendment Act, option C, 42nd Amendment Act, and option D, 44th Amendment Act. I believe ये क्वेश्चन सबका सही होगा. The correct answer to this question is 42nd Amendment Act. कब आया था 42nd Amendment Act? 1976. 42nd Amendment को और कौन से नाम से जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है 42nd अमेंडमेंट को, बिकॉज इससे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे जितने और किसी अमेंडमेंट से नहीं हुए. सो हमारी प्रेम्बल में सेक्युलर वर्ड भी हमने 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड किया है, राइट? एंड दिस इज द ओनली अमेंडमेंट जिससे आज तक हमने प्रेम्बल में कोई चेंज किया है. So the correct answer to this question is option C. Next question in line says, as per the preamble, the date of adoption of the Constitution is the date of adoption. What should be the correct answer? The correct answer is option B, 26 November 1949, right? अगर आप preamble का last para उठा के देखें तो आपको वहां लिखा हुआ मिल जाएगा that this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution, right? So the date of adoption of the constitution is 26th of November 1949, and hence the correct answer is option B. Now let's move to the next question in line. It says 42nd constitutional amendment added which of the terms to the preamble? Option A, socialist, B, secular, C, sovereign, D, both option A and B. Very easy question. The answer to this question is option D, both A and B. That is, by virtue of 42nd amendment, we have added socialist and secular, both these words, to the preamble. Earlier हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोडक्टरी लाइंस में क्या लिखा हुआ था? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. लेकिन 42nd अमेंडमेंट से हमने सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दोनों शब्द भी हमारी प्रियम्बल में ऐड किए, राइट? सो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. और उसमें से जो सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द है वो हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए. चलिए आगे. Question number 6. Economic justice as one of the objectives of Indian Constitution has been provided in the option A, preamble and the fundamental rights, B, the preamble and directive principles of the state policy, option C, the fundamental rights and the directive principles of state policy, and option D, none of these. सोचिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है. What should be the correct answer? The correct answer is option B, the preamble and the directive principles of state policy. यहां पे क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में है, और अगर हम प्रियम्बल खोल के देखें तो हमें वहां जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल तीनों देखने को मिल जाएंगे. जस्टिस, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, राइट? एंड अगर हम डीपीएसपी का पार्ट खोल के देखें तो वहां पे आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, इन दोनों ही आर्टिकल्स के अंदर हमें इकोनॉमिक जस्टिस के प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं. आर्टिकल 38 में आपको सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर देखने को मिल जाएगा, और आर्टिकल 39 के अंदर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, देयर शुड नॉट बी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये सारे प्रोविजंस देखने को मिल जाएंगे. एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. Right? Now let's move to the next question in line. That is question number 7. The word Hindu under Article 25 does not include Article 25, religious freedom का अधिकार, right? वहां पे हिंदू की टर्म में किस धर्म को इंक्लूड नहीं किया गया है?
ऑप्शन ए सिख, बी जैन, सी बुद्धिस्ट एंड डी पारसीज। बहुत इजी है। अगर आप आर्टिकल 25 का एक्सप्लेनेशन 2 खोल के देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ऑप्शन डी पारसी हिंदू की टर्म में इंक्लूडेड नहीं है। राइट, सिक्स, जेन्स और बुद्धिस्ट हिंदू टर्म में ही कंस्ट्रू किए जाएंगे, ऐसा एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है, जबकि पारसीज का जिक्र वहां देखने को नहीं मिलता है। एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। Question number 8. Uniform Civil Code for the citizens is mentioned in which of the following articles of the Indian Constitution? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन रिसेंटली एग्जामिनर्स का फेवरेट है। आप जानते होंगे कि देश में पॉलिटिकल विंग में, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत गहमा गहमी चल रही है, और इसीलिए रीसेंट जुडिशियल सर्विस पेपर एग्जामिनेशन के पेपर्स उठा के देखें तो आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। अभी रिसेंटली यूपी जुडिशरी के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था, और आई बिलीव इसका सही आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन। Which of the following articles says the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they attain the age of 6 years? Early childhood care के प्रोविजन कौन से आर्टिकल में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 44, ऑप्शन बी आर्टिकल 45, ऑप्शन सी आर्टिकल 43A एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 46। The correct answer to this question is Article 45. Article 45 में 86th अमेंडमेंट से 2002 के अंदर हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर के प्रोविजंस इंक्लूड किए थे। इससे पहले 86th अमेंडमेंट से पहले यहां पे 6 to 14 इयर्स के चाइल्ड ग्रुप के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के प्रावधान देखने को मिलते थे, लेकिन 86th अमेंडमेंट से ही हमने आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया, और 6 to 14 इयर्स के चाइल्ड ग्रुप के लिए हमने क्या किया? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया। राइट, और फिर यहां पे सेम अमेंडमेंट से 86th अमेंडमेंट से ही हमने क्या किया? हमने यहां पे अर्ली चाइल्डहुड केयर का प्रावधान इंट्रोड्यूस कर दिया। इनफैक्ट 86th अमेंडमेंट से हमने हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी एक चेंज किया और 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की। 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की, वो भी राइट टू एजुकेशन से ही डील करती थी। राइट, दैट द पेरेंट शुड स्ट्राइव टू सेंड their students to their children to schools. Right, so the correct answer to this question is option B, article 45. article 45 में 86th अमेंडमेंट से हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर का प्रावधान इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले यहां पे 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान देखने को मिलता था। क्लियर? चलिए, लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 10, very easy question. Fundamental duties have been added in the constitution by which of the following amendment acts? बहुत इजी है, आई बिलीव सभी का सही होगा ये। Exactly, the mini constitution। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया, पार्ट 4A, और इसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की 42nd अमेंडमेंट से। प्रेजेंटली ये फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11। 11 कैसे हुई जी? ये जो एक फंडामेंटल ड्यूटी है, अभी हमने देखा दैट ये हमने 86th अमेंडमेंट से 2002 के अंदर इंट्रोड्यूस की। राइट, सो पार्ट 4A वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट, जिससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन। क्वेश्चन नंबर 11।
It says the president shall be elected by the members of an electoral college consisting of A, the elected members of both houses of the parliament. Option B, the elected members of the legislative assemblies of the states. Option C, the members of state legislative assembly, councils, and all MPs. And option D says both A and B. What should be the correct answer? प्रेसिडेंट के चुनाव में इलेक्टोरल कोलाज में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, यानी प्रेसिडेंट चुनाव में कौन कौन लोग वोट डालने के अधिकारी हैं, कौन कौन लोग वोट कास्ट कर सकते हैं. सो अगर आप आर्टिकल 54 खोल के देखें तो आपको देखने को मिलेगा दैट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन वोट in the president elections, and the elected members of legislative assemblies of the states can also cast their vote in president elections. So option A and B are correct. C says the members of state legislative assembly, इनका कोई जिक्र नहीं है आर्टिकल 54 में, न ही काउंसिल्स का जिक्र है और न ही ऑल एमपीज, क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो प्रेसिडेंट चुनाव में वोट नहीं डाल सकते. तो ऑप्शन सी हो गया एलिमिनेट, और जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अभी अवेलेबल है दैट इज बोथ ए एंड बी, बिकॉज हमने देखा कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन कास्ट देयर वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शंस, प्लस द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स कैन आल्सो कास्ट देयर वोट्स. प्लस यहां पे अगर आप स्टेट्स की डेफिनेशन देखें तो स्टेट्स के अंदर दिल्ली और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां के इलेक्टेड मेंबर्स भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. क्लियर? चलिए, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन. क्वेश्चन नंबर 12. It says which of the following conditions of president's office are found to be correct. यहां पे आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको इन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, एनालाइज करना है और देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, राइट. सो स्टेटमेंट नंबर 1 says the president shall not be a member of either house of parliament. The president shall not be a member of either house of parliament. Option B, the president shall not hold any office of profit. Statement number 3, the emoluments and allowances of the president shall not be diminished during his term of office. इन स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना ऑप्शन चूज करिए. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू, बताइए. Yes, you have guessed it right. The correct answer is option A. All the three statements are true. All the three statements are true. अगर हम आर्टिकल 58 और आर्टिकल 59 को पढ़ें तो हमें देखने को मिलेगा कि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. इन तीनों ही स्टेटमेंट्स का जिक्र इन दोनों आर्टिकल्स में कर रखा है इन रिलेशन टू क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राइट. And therefore, the correct answer is option A. Question number 13. It says, when a president is to be impeached for violation of the constitution, the charges shall be preferred by dash of parliament. That is, which house of the parliament? अगर प्रेसिडेंट का impeachment करना है तो charges किस हाउस में प्रेजेंट करने पड़ेंगे, किस हाउस में चार्जेस प्रेफर किए जाएंगे. ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी ईदर हाउस एंड डी नन ऑफ दीज. बहुत इजी क्वेश्चन है, आई बिलीव सभी का सही होगा. फॉर हिंट आई कैन रेफर यू पीपल टू आर्टिकल 61. आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट की प्रक्रिया दे रखी है और वहां अगर आप जाके देखें तो आपको देखने को मिलेगा द चार्जेस shall be preferred in either house of the parliament. किसी भी हाउस में आप चार्जेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, राइट. सो आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग्स में
Option C, either house of the parliament is the correct answer. Let's move to the next question in line. Question number 14. The text of the preamble of the Constitution of India aims to secure A, fundamental rights to all individuals, B, fundamental duties to citizens of India, C, dignity of the individual and unity and integrity of the nation, D, security of service to government servants. What should be the correct answer? बहुत इजी क्वेश्चन है. कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में हमें कौन सा एम देखने को मिलता है, यानी जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या सिक्योर करना चाहती है हमारे देश के नागरिकों को? क्या फंडामेंटल राइट सिक्योर करना चाह रही है या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज सिक्योर करना चाह रही है? देखिए, अगर आप प्रियम्बल का बेयर टेक्स्ट पढ़ के देखें तो ना तो आपको फंडामेंटल राइट्स का जिक्र देखने को मिलेगा, ना ही फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र देखने को मिलेगा, और सिक्योरिटी ऑफ सर्विस टू गवर्नमेंट सर्वेंट तो बिल्कुल भी नहीं है वहां पे, राइट? सो ऑप्शन सी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन आपको देखने को मिलेगा, एंड therefore the correct answer to this question is option C, dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Question number 15. The concept of directive principles of state policy is borrowed from. बहुत इजी है, सबका सही होगा, सबका सही होगा, आई नो. यस, करेक्ट, ऑप्शन सी. हमने डीपीएसपी का फंडा, डीपीएसपी का कंसेप्ट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, आयरलैंड. चलिए, क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following features is not borrowed from United Kingdom? Option A, cabinet system of government, B, parliamentary form of government, C, bicameral legislature, and D, written constitution. Not borrowed from UK. बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट यूके से बोरो नहीं किया. ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज यूके का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, अनकोडिफाइड है, राइट? बाकी तीनों चीजें, कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बायकैमरल पार्लियामेंट, ये सारी चीजें हमने यूके से इंस्पायर होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की, बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडा यूके से नहीं आया है. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट. इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, it was held that A, under the amendment of article, oh, it should be by, under the amendment by article 368, all provisions of the constitution, including those enshrined fundamental rights, could be amended. Option B, fundamental rights cannot be amended. Option C, fundamental rights have primacy and supremacy than any of the provisions of the constitution, and option D, none of these. केशवानंद भारती के केस में क्या लेट डाउन हुआ था फंडामेंटल राइट्स के रिलेशन में और अमेंडमेंट के रिलेशन में? क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? एग्जैक्टली, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. पार्लियामेंट की जो पावर है आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसके रिलेशन में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट आर्टिकल 368 की पावर को यूज करते हुए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, इंक्लूडिंग पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द फंडामेंटल राइट्स कैन ऑल्सो बी अमेंडेड. फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है आर्टिकल 368 की पावर को यूज करते हुए. However, the basic structure of the constitution cannot be amended. The basic structure cannot be amended, but the fundamental rights can be amended. ये चीज लेट डाउन हुई थी केशवानंद भारती के केस में. जो ऑप्शन बी है, दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, ये लेट डाउन किया गया था गोलकनाथ के केस के अंदर, राइट? जहां पे फंडामेंटल राइट्स के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सी दीवार बना दी थी कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अमेंडमेंट कर दो,
लेकिन पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं हो सकता। बट गोलकनाथ के इस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया था केशवानंद भारती के केस में, और वहां पे लीड डाउन किया गया था दैट फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड किए जा सकते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो अमेंड नहीं हो सकते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, which of the following articles consists of equal pay for equal work for men and women? equal pay for equal work बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा गया है, बहुत सारे स्टेट के प्रीलिम्स में पूछा गया है। इनफैक्ट डीपीएसपी एग्जामिनर का फेवरेट सेगमेंट है जहां से वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस डीपीएसपी से सबसे ज्यादा बनते हैं। तो आई डायरेक्ट यू पीपल कि प्लीज डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स मेमोराइज कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, राइट? तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहां कंटेन्ड है ये प्रोविजन? यस, आर्टिकल 39। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 39। 39 में भी कहां? 39 क्लॉज डी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 43 ऑफ द डीपीएसपी स्टेट्स दैट, तीन स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि जो आर्टिकल 43 है, सॉरी आर्टिकल 43 जो है वो किस बारे में बात करता है, किस बारे में स्टेट करता है, राइट? सो स्टेटमेंट 1 सेज मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। Statement 2, secure a living wage. Statement 3, a decent standard of living with social and cultural opportunities for all workers. आपको बताना है कि आर्टिकल 43 किसके बारे में बात करता है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए सेज ओनली 1 and 2, बी सेज ओनली 2 and 3, सी सेज 1, 2 and 3, and D says only 1 and 3. What should be the correct answer? बिल्कुल, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट 1 and 2, only statement 2 and 3 are correct. That is, secure a living wage and a decent standard of living with social and cultural opportunities for all workers. जो statement 1 है, which says that make just and human conditions of work and maternity relief, ये हमें आर्टिकल 42 में देखने को मिलता है, 43 में नहीं, राइट? सो ऑप्शन बी, which says only statement 2 and 3 are correct, is true, is correct, right? So the correct answer is option B. चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20. It says which new DPSP was added to the constitution through 42nd amendment? कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में बाय वर्च्यू ऑफ 42nd amendment? ऑप्शन ए, to promote equal justice and to provide free legal aid to poor. B, promote international peace and security between nations. Option C, state need to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. And option D, prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs. कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, आई नो सबका सही होगा, बताइए what should be the correct answer? Exactly, the correct answer to this question is option A, to promote equal justice and to provide free legal aid to poor. free legal aid का कंसेप्ट हमने यहां पे ऐड किया था, ठीक है? इसके अलावा जो डीपीएसपीज हैं हमारे पास, दैट इज प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बिटवीन नेशंस, ये हमें देखने को मिल जाता है कहां पे? आर्टिकल 51 के अंदर, जो ऑप्शन सी है, which says state need to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities, ये हमें देखने को मिल जाता है आर्टिकल 38 के अंदर। और प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स हमें कहां देखने को मिल जाता है? ये हमें देखने को मिल जाता है जी
हमारे आर्टिकल 47 के अंदर, 47 के अंदर, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए, यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें समझ आ रही हैं? ओके, चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। Which of the following articles provides for fundamental rights? Uh, which of the following article providing for fundamental rights cannot be suspended during the proclamation of emergency? जब इमरजेंसी प्रोक्लेम हो रखी हो उस समय कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं हो सकते? ऑप्शन ए आर्टिकल 14 एंड 15, बी आर्टिकल 19 एंड 20, सी 20 एंड 21 एंड डी 21 एंड 22। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो यू कैन रेफर टू आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है दैट ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट एक ऑर्डर से पार्ट 3 के राइट्स को सस्पेंड कर सकता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होंगे, इसके अलावा बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। और ये एक्सेप्शन भी हमने कब ऐड किया था? ये एक्सेप्शन हमने ऐड किया था 44th अमेंडमेंट से इन द ईयर 1978, राइट। उससे पहले अगर आप देखें एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस, तो आपको देखने को मिलेगा कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं इमरजेंसी में। लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट से हमने आर्टिकल 20 एंड 21 को एक एक्सेप्शन बनाया। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन इज क्वेश्चन नंबर 22। इट सेज writ of quo warranto can be issued against. What should be the correct answer? Read the options और बताइए करेक्ट आंसर क्या है। Exactly. The correct answer to this question is option C, against public officer who is holding a public office. Against a public officer who is holding a public office, not who wishes to hold the office or who has ceased to hold। नहीं भैया, इनके अगेंस्ट को वारंटो इशू नहीं होगी। को वारंटो तो उसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट इशू होगी who is holding a public office, right? So the correct answer is option C. Question number 23. It says, the provisions relating to fundamental duties in the Constitution of India were added on the recommendation of। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज एड ऑन की गई? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अयंगर कमेटी, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह कमेटी एंड ऑप्शन डी ठक्कर कमीशन। बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, राइट। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से 42nd अमेंडमेंट 1976 से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट क्रिएट किया दैट इज पार्ट 4A, और एक नया आर्टिकल ऐड किया दैट इज आर्टिकल 51A, राइट। बाकी सारी जो कमिटीज हैं, जैसे हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी हो गई, ये पंचायती राज सिस्टम से डील करती थी। इसके अलावा जो अयंगर कमेटी हो गई, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स के रिलेशन में थी। और जो ठक्कर कमीशन था, ये इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद उनके असैसिनेशन रीजंस वगैरह को स्टडी करने के लिए बनाया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन पे आई थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर है? आर्टिकल 21, 21A, 22 या 22A? बहुत सिंपल है, राइट। एंड आप सबने करेक्ट आंसर गेस किया है। द आंसर इज
Article 22. Question number 25. The protection and improvement of environment, including forest and wildlife of country, is a DPSP, fundamental national policy, fundamental duty of a citizen, B, both directive principles of state policy and fundamental duty of a citizen. What's the correct answer? Bilkul. Option D is the correct answer. Both DPSP and fundamental duty. Protection of environment, including forest and wildlife. फंडामेंटल ड्यूटी भी है और डीपीएसपी भी है. अगर आप आर्टिकल 48 ए खोल के देखें, जो भी हमने 42nd अमेंडमेंट से ही इंट्रोड्यूस किया, तो आपको ये डीपीएसपी के तौर पे देखने को मिल जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के रिलेशन में प्रोविजंस. और अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज खोल के देखें, यानी आर्टिकल 51 ए खोल के देखें, तो उसमें भी आपको 51 ए क्लॉज जी के अंदर ये एक फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पे भी देखने को मिलेगी. राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Question number 26. The President's rule under Article 356 of the Constitution of India remains valid in the state for the maximum period of the President's rule under Article 356 remains valid in the state for a maximum period of option A 1 month, option B 3 months, option D 6 months and option D 1 year. बहुत इजी है एंड आई थिंक आप सबने सही आंसर गेस किया है. यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 6 months. ऑप्शन सी 6 months. ठीक है, चलिए. Question number 27. The maximum interval between two sessions of each House of Parliament is option A 3 months, B 4 months, C 5 months and D 6 months. बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी पिछले वाले की ही तरह, एंड मुझे लगता है आप सारे लोग इसका सही आंसर देंगे. एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर है 6 months, ऑप्शन डी. अगर आप आर्टिकल 85 खोल के देखें तो आपको ये 6 months का जिक्र वहां पे देखने को मिल जाएगा, दैट द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट should not be more than 6 months. Right? So option D is the correct answer. Question number 28. We have 3 statements and हमें बताना है कि कौन से statements सही हैं. Statement 1 says the summoning power of parliament is specified in article 85 of the constitution. पार्लियामेंट को समन करने की जो पावर है वो आर्टिकल 85 में लिखी है. Statement 2 says the gap between two sessions of the parliament cannot exceed 3 months, which means the parliament meets at least 4 times in 1 year. Statement 3 says the constitution has fixed 1/5 strength as quorum, the minimum number of members required for both Lok Sabha and Rajya Sabha. Which of these statements is true? Which of these statements is correct? बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है. बिल्कुल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 ओनली. स्टेटमेंट 1 ओनली. पार्लियामेंट के हाउसेस को समन करने की पावर आर्टिकल 85 में मेंशन्ड है, बट द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी 6 months. अभी लास्ट क्वेश्चन में ही अपन देख के आए थे. एंड यहां पे जो कोरम की स्ट्रेंथ है वो 1/5 नहीं है, दैट इज 1/10. राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 ओनली इज करेक्ट. राइट? बाकी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. इट सेज which of the following is not a power of high court? Which of the following is not a power of the high court? Option A, supervision over all courts under its jurisdiction. Option B, jurisdiction over revenue matters. Option C, supervision over tribunals constituted by law relating to armed forces.
And option D, issue writs for enforcement of fundamental rights or for any other purpose. बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। और अगर आप अ, हमारा आर्टिकल 227 खोल के देखें तो आपको इसका आंसर इजीली देखने को मिल जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The high courts do not have supervisory jurisdiction over armed forces tribunals, right? And hence, option C is the correct answer. Question number 30. The oath to a high court judge is administered by हाई कोर्ट जज को ओथ कौन दिलवाता है? ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, सी गवर्नर एंड डी प्रेसिडेंट। आंसर देखने को मिलेगा आपको आर्टिकल 219 के अंदर एंड द करेक्ट आंसर इज सी गवर्नर। हाई कोर्ट के जजेस को ओथ गवर्नर के द्वारा दिलाई जाती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 31। A common high court for two or more states and or union territory may be established by A president, B parliament by law, C governor of that particular state and D chief justice of India। क्या होना चाहिए सही उत्तर? क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आर्टिकल 231 के अंदर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पार्लियामेंट बाय लॉ। पार्लियामेंट एक लॉ पास करके कॉमन हाई कोर्ट का निर्माण कर सकता है फॉर टू और मोर स्टेट्स और फॉर टू और मोर यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 32. It says, which article of the Constitution of India provides for reservation of seats for women's in पंचायत? ये क्वेश्चन रिसेंटली यूपीपीसीएसजे के अंदर भी आया था, राइट? दो इस टर्म में नहीं आया था, डायरेक्टली इस कनेक्शन में नहीं आया था, बट हाँ इस आर्टिकल का जिक्र था। क्या है करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आर्टिकल 243D। आर्टिकल 243D 73rd अमेंडमेंट से 1992 के अंदर हमने पंचायती राज सिस्टम ऐड ऑन किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट? और अगर आप आर्टिकल 243D देखें तो उसमें आपको एससी एसटी कम्युनिटी के रिलेशन में रिजर्वेशन के प्रावधान देखने को मिलते हैं, प्लस वुमेन्स के रिलेशन में भी रिजर्वेशन के प्रावधान इसी आर्टिकल में देखने को मिलते हैं। So the correct answer is option D. Question number 33. The sixth schedule of the Constitution of India does not provide for the administration of tribal areas in option A, Assam, B, Manipur, C, Meghalaya and D, Mizoram। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का सिक्स्थ शेड्यूल है वो किस ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशन में प्रावधान नहीं बनाता है? अगर आपने क्लासेस अटेंड की है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तो आपको याद होगा हमने यहां पे एक एक्रोनिम बनाया था, दैट इज ATMM। ATMM, राइट? असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। इन चारों राज्यों के लिए सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर हमें प्रावधान देखने को मिल जाते हैं, राइट? और यहां पे मणिपुर जो है वो एक्स्ट्रा मेंशन्ड है। मणिपुर के रिलेशन में प्रावधान सिक्स शेड्यूल में कंटेन्ड नहीं है एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर? और अगर सिक्स शेड्यूल के प्रावधानों के बारे में आप पढ़ना चाहें तो यू कैन सी आर्टिकल 244 टू आर्टिकल 275। 244 से लेके 275 तक के आर्टिकल्स इन एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्पेशल प्रावधान बनाते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 34। द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज? जो कंटिंजेंसी फंड है वो किस अथॉरिटी के डिस्पोजल पे है, यानी किस अथॉरिटी के कंट्रोल में है? ए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड डी प्राइम मिनिस्टर। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 267 के अंदर
and the correct answer is option B, President of India. President of India. Clear? चलिए, क्वेश्चन नंबर 35. What majority is required to amend federal provisions in the Constitution of India? कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट करना है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल प्रोविजंस चेंज होने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में किस प्रकार की मेजॉरिटी आपको चाहिए? बताइए, क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? एग्जैक्टली, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, special majority in each house of parliament plus ratification by half of the states with simple majority. कहां देखने को मिलेगी ये चीज? आर्टिकल 368 के अंदर, राइट? आर्टिकल 368 अमेंडिंग पावर, राइट? वहां पे हमें ये प्रावधान देखने को मिलता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. चलिए, क्वेश्चन नंबर 36. Which article of the Indian Constitution directs the state to take steps to separate judiciary from the executive in public services of the state? Separation of judiciary from executive. डीपीएसपी है. किस आर्टिकल में मेंशन है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 50. आर्टिकल 50. चलिए, क्वेश्चन नंबर 37. Which of the given schedules of the Indian Constitution includes the provisions regarding anti-defection law? Anti-defection law के रिलेशन में प्रोविजन कौन से शेड्यूल में कंटेन्ड है? ऑप्शन ए, 6th शेड्यूल, ऑप्शन बी, 7th शेड्यूल, ऑप्शन डी, 10th शेड्यूल, ऑप्शन सी, 10th शेड्यूल, एंड ऑप्शन डी, 11th शेड्यूल. 10th शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर. 52nd अमेंडमेंट से 1985 के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया, जिससे एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधान हम लेके आए, राइट? रेलेवेंट आर्टिकल्स कौन से हैं? आर्टिकल 102 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 2, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज 10th शेड्यूल, ऑप्शन सी. क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 38. Who among the following has the right to summon the parliament? पार्लियामेंट को समन करने की पावर किसके पास होगी? इसका जिक्र हमने कुछ देर पहले किसी और क्वेश्चन में भी किया है, तो आई बिलीव फिर किसी का भी ये क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए. तो क्या होगा भैया इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 38 का क्या आंसर होगा? बिल्कुल, ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर. किस आर्टिकल के रिलेशन में जिक्र किया था? आर्टिकल 85. 85 क्लॉज 1 खोल के देखेंगे तो आपको समनिंग ऑफ हाउसेस के बारे में प्रावधान देखने को मिल जाएंगे. क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 39. हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द लोकायुक्त्स एंड उप लोकायुक्त्स? लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को अपॉइंट कौन करता है? ए, प्रेसिडेंट, बी, प्राइम मिनिस्टर, सी, vice president, and D, governor or lieutenant governor of the concerned state or union territory. What should be the correct answer? बिल्कुल, 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गवर्नर और lieutenant governor of the concerned state or union territory. चलिए, क्वेश्चन नंबर 40. The voting age has been reduced from 21 to 18 by the parliament in the year. जो वोटिंग एज है वो 21 से घटा के 18 कर दी गई है पार्लियामेंट द्वारा. किस साल में, किस ईयर में? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? एंड साथ ही साथ मुझे अमेंडमेंट भी बता देना कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हमने ये किया था. बिल्कुल, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1989. 1989. और कौन सा अमेंडमेंट था? 61st अमेंडमेंट. 61st अमेंडमेंट 1989 से हमने वोटिंग एज 21 से घटा के 18 कर दी, राइट?
सो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का भी, ये कुछ प्रोमिनेंट अमेंडमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। Question number 41. Which of the given amendment in the Indian Constitution led to the beginning of Panchayati Raj in India? पंचायती राज सिस्टम किस अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया? बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जिक्र पहले भी किया है अभी थोड़ी देर पहले, राइट? क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन ए, 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट से हमने 1992 में पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, राइट? एंड इससे हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल ऐड किया, राइट? तो 73rd अमेंडमेंट से हमने पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, 74th अमेंडमेंट से हमने म्युनिसिपैलिटीज का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, राइट? और 11th और 12th शेड्यूल जोड़े। 11th शेड्यूल पंचायती राज सिस्टम से डील करता है, 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटी से डील करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Clear? Okay. Question number 42. The electoral collage for the election of the vice president, consists of option A, all the members of the Lok Sabha, option B, members of state legislative assembly, option C, all the members of the Rajya Sabha, and option D, both option A and C. Both option A and C. Option A कह रहा है भैया all the members of Lok Sabha can vote in vice president's election. Option C कह रहा है all the members of Rajya Sabha can cast their vote in the vice president election. And option जो B है वो state legislative assembly के members को भी empower कर रहा है to cast the votes. क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? Anyone? अगर हम आर्टिकल 67 खोल के देखें तो हमें देखने को मिलेगा दैट वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में all the members of Lok Sabha can cast their votes, all the members of Rajya Sabha can cast their votes, but members of state legislative assemblies cannot cast their vote in vice president elections. Hence, option D is the correct answer, जो कहता है both option A and C are correct. यानी all the members of Lok Sabha plus all the members of Rajya Sabha can cast their votes in the vice president elections. ठीक है जी? So option D is the correct answer. चलिए 43. In dash, the president of India can keep a bill for indefinite period. इनमें से कौन सी वीटो पावर का एक्सरसाइज करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडेफिनिट टाइम पीरियड तक अपने पास कोई बिल रख सकते हैं? बहुत इजी है, नाम से ही आप लोग पहचान जाएंगे। द आंसर इज ऑप्शन ए, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, ठीक है? पॉकेट वीटो में इनडेफिनिट टाइम पीरियड तक प्रेसिडेंट अपने पास कोई बिल रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following appointments is not made by the President of India? इनमें से किस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, चीफ ऑफ द आर्मी, बी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड डी, चीफ ऑफ द एयर फोर्स। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? बिल्कुल, ऑप्शन बी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा के स्पीकर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा नहीं किया जाता है। तो फिर कौन करता है लोकसभा के स्पीकर का अपॉइंटमेंट? मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्ट करते हैं स्पीकर को, राइट? तो प्रेसिडेंट द्वारा स्पीकर ऑफ द लोकसभा को नहीं चुना जाता है, नहीं अपॉइंट किया जाता है। क्लियर? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45. A person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of. एक ऐसा व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी उसे मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, और जब उसे मिनिस्टर के पद पे अपॉइंट किया जाता है तो जो मैक्सिमम पीरियड है, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है, वो कितने समय का रहता है? बताइए।
क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 6 मंथ्स मैक्सिमम पीरियड जो है वो 6 महीने का है, और 6 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति को, जिसे हमने मिनिस्टर बनाया है, उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस से इलेक्ट होके आना पड़ेगा। राइट? सो 6 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि प्रेजेंटली क्या कोई ऐसा मिनिस्टर है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, फिर भी मिनिस्टर के पद को होल्ड कर रहा है? क्या ऐसा कोई मिनिस्टर है? या बहुत रिसेंटली क्या ऐसा कोई मिनिस्टर रहा है? प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए तो तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46। When a state governor dies or resigns, who normally exercises his functions till a new governor is appointed? स्टेट गवर्नर की मृत्यु या रेजिग्नेशन के केस में जब तक नया गवर्नर अपॉइंट नहीं हो जाता, तब तक गवर्नर का दायित्व कौन निभाता है, कौन उसके फंक्शंस परफॉर्म करता है? ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, बी, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, सी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द गवर्नर, एंड डी, अ पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट कैबिनेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। गवर्नर की मृत्यु की सिचुएशन में कौन व्यक्ति गवर्नर का दायित्व निभाता है? नॉर्मली प्रेसिडेंट के केस में आपको पता है कि प्रेसिडेंट की डेथ और रेजिग्नेशन के केस में वाइस प्रेसिडेंट का पद होता है। राइट? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड करते हैं और प्रेसिडेंट के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन स्टेट्स में क्या डिप्यूटी गवर्नर टाइप कोई पोजीशन देखने को मिलती है, या क्या डिप्यूटी गवर्नर जैसा कोई ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे? नहीं। तो फिर कौन निभाएगा ये दायित्व? द आंसर इज प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। यही प्रेसिडेंट चुनाव प्रेसिडेंट के केस में भी होता है। प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाए और अ, अगर वो रिजाइन कर दे तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी पोस्ट होल्ड करते हैं। बट अगर उस समय वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद ना हो तो उस सिचुएशन में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो प्रेसिडेंट का पद संभालते हैं। और ऐसा क्या इतिहास में कभी हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे इस इंस्टांस के बारे में चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राइट? सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। Question number 47. Clause 4 of Article 15 has been added to the Constitution by option A, the First Amendment Act, option B, Second Amendment Act, option C, Fourth Amendment Act, and option D, Sixth Amendment Act. क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? बिल्कुल, ऑप्शन ए, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से हमने आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस किया, क्लॉज 4 एड ऑन किया। राइट? क्यों किया गया था ये केस, ये क्लॉज एड? सिंपल रीजन है, चंपकम दोराई राजन के मैटर को ओवर रूल करने के लिए। चंपकम दोराई राजन के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग लेट डाउन की थी उसे सबसाइड करने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 15 क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस किया गया। राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 prohibits discrimination against any citizen on the grounds of, बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? बिल्कुल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। राइट? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, डायरेक्टली पूछा गया, इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया है। राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इस सीक्वेंस को याद रख लीजिएगा, इस क्रोनोलॉजी को याद रख लीजिएगा। राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 49. The right to life under Article 21 of the Constitution does not include right to die. This observation was made by the Supreme Court in option A, P. Rathinam versus Union of India, option B, Gyan Kaur versus State of Punjab, option C, both A and B, and option D, Maruti Shripati Dubbal versus State of Maharashtra.
जीने के अंदर मरने का राइट सम्मिलित नहीं है, मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दी? बिल्कुल, ज्ञान कौर का केस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। पी रत्नाम का केस, मारुति श्रीपति दुब्बल का केस, ये भी राइट टू लाइफ और डाई से ही डील करते हैं, लेकिन यहां पे कोर्ट ने क्या कहा था कि भैया राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई को सम्मिलित किया जा सकता है, राइट, वो पॉजिटिव नेगेटिव राइट्स वाली इंटरप्रिटेशन है ना। तो ज्ञान कौर का जो केस था उसके अंदर कोर्ट ने कहा दैट इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 50. In which case has the Supreme Court of India decided that the reservation should be less than 50%? 50% से कम आरक्षण होना चाहिए, ये किस केस में लेट डाउन हुआ? बताइए। बहुत इजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल, एम आर बालाजी का केस। एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था कि भैया जो रिजर्वेशन है वो 50% से कम होना चाहिए, राइट। सो एम आर बालाजी इज द करेक्ट आंसर। चंपकम का मैटर किससे डील करता था? आर्टिकल 15 से, है ना। 15 के अंदर किस सेगमेंट से? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन से, राइट। और इसके रिलेशन में हमने पिछले ही क्वेश्चन में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट का जिक्र किया है। आर चित्रलेखा का जो केस है वो भी रिजर्वेशन की पॉलिसी से ही डील करता है, लेकिन वो कास्ट के बेसिस पे डील करता है कि क्या कास्ट क्राइटेरिया हो सकता है रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का, या क्या कास्ट सिर्फ ओनली क्राइटेरिया हो सकता है, द ओनली क्राइटेरिया कैन बी कास्ट और नॉट, राइट। तो आर चित्रलेखा उस सेगमेंट से डील करता है, राइट। एम आर बालाजी के केस में ये 50% की सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन की थी, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए, next question. Freedom of speech and expression may be subject to reasonable restrictions imposed by law on the grounds of A. Public health, B. Contempt of court, C. Interest of general public, and D. Public policy. हमें पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि आर्टिकल 19(1)(a) में प्रोवाइडेड है, उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमको आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में देखने को मिलते हैं, राइट। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में इनमें से कौन से ग्राउंड पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, यानी 19 क्लॉज 2 में किस चीज का जिक्र देखने को मिलता है? बिल्कुल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑप्शन बी। पब्लिक हेल्थ देखने को मिलता है? नहीं जी। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक? नहीं। पब्लिक पॉलिसी? बिल्कुल नहीं, राइट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखने को मिलता है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट देखने को मिलता है, डिफेमेशन देखने को मिलता है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस देखने को मिलता है, लेकिन ये बाकी जो ग्राउंड्स यहाँ पे मेंशन्ड है वो नहीं है वहां। करेक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट has been mentioned under Article 19 Clause 2 and hence it's the correct answer. Okay, so the last question in line is question number 52. The Supreme Court of India, in which case, has held that a forceful narco analysis conducted on the accused is violation of Article 20 Clause 3 and Article 21. इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये लेट डाउन किया कि फोर्सफुली नार्को एनालिसिस करना आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है? ए. अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी. सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सी. एस अरुल राजा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एंड डी. प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये सबका सही होना चाहिए। ये टॉपिक नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट, P300 वेव टेस्ट रिसेंटली न्यूज में रहा है, तो बहुत संभावना बनती है कि इससे प्रश्न फ्रेम हो, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, राइट। सो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आई बिलीव इन क्वेश्चन से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी, काफी मदद हुई होगी। आपको अपना नॉलेज चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए भी ये क्वेश्चंस ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया होगा, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड एंड keep practicing, keep hustling. Thank you.